बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर रिकॉर्डिंग द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द मिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइल जो आप लोगों के साथ शेयर करी है मैंने। बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का ये सवाल है। एक एंटरप्राइज ने क्या करा है, टेक्निकल नो हाउ के लिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार के लिए एक टेक्निकल नो हाउ परचेज करा और 5 करोड़ रुपए का उसने पेमेंट करी है इसके लिए, और 4 साल के पीरियड के लिए। बेटा यानी 4 ईयर इज द यूजफुल लाइफ आप कह लीजिए। और आपने 4 साल के अंदर जो प्रोडक्शन करी है वो आपको ये बता दी कि 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख कार आप प्रोड्यूस करके चल रहे हो। कह रहे हैं कैसे अमोटाइज करके चलोगे आप, टेक्निकल नो हाउ को आपको ये बताना था। ठीक है, और दूसरा आपको बताना था कि अमोर्टाइजेशन कॉस्ट क्या प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी। तो बेटा देखो, इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं वो एक ऐसा एसेट होता है विच इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, और जो यूज होता है प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, या किसी और को रेंटल के लिए, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करके चलते हैं बेटा, देखो जो हमने टेक्निकल नो हाउ के लिए पेमेंट करके चली है, वी विल अमोटाइज दैट। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूजफुल लाइफ में सिस्टमेटिक मैनर में। अब पहले साल अगर हमने 25,000 कार्स जो है वो प्रोड्यूस करी हैं, टोटल आप करोगे बेटा, इसका टोटल कितना आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है। ठीक है, तो पहले साल अगर 25,000 कार प्रोड्यूस करी है, 25,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख इंटू कितना आ जाएगा, 5 करोड़। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 50 लाख जो है आपका अमोर्टाइजेशन का अमाउंट आ जाएगा। सिमिलर मैनर में बेटा अगले साल कितना आ जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 5 करोड़, तो 1 करोड़ का अमाउंट आ जाएगा। तीसरे साल आपको कितना अमाउंट आ जाएगा, 1.5 करोड़ का अमाउंट आ जाएगा। एंड चौथे साल आपको कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 करोड़ का बेटा आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपको क्या करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करके चलना चाहिए। बेटा अगला आपका क्या जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के ऊपर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन बेटा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के ही लेके चलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के अंदर बेटा आप लोगों को एक कंसेप्ट रिकॉल करो आप लोग। तो हमने बेटा टॉपिक एक पढ़ाया था, ट्रांजेक्शन बिटवीन वेंचर एंड ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर आई से, अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे, स्टडी मटेरियल के अंदर बेटा आपको टॉपिक नंबर 3.10 है, वहां पर मिलेगा। कहीं यहाँ पर होता क्या था कि अगर एक वेंचरर जो है बेटा ज्वाइंट वेंचर से परचेज करता है एसेट, तो वेंचरर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करके चलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो भी उसका रहेगा ज्वाइंट वेंचर के अंदर ऑफ उस ट्रांजेक्शन का, अनलेस उसने क्या कर दिया, उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। एक वेंचरर जो है बेटा वो अपने जो शेयर ऑफ लॉस होता है उसको वो रिकॉग्नाइज करके चलता है, जो भी होगा उस ट्रांजेक्शन से, सिमिलर मैनर में जैसे प्रॉफिट को करते हैं। एक्सेप्ट जहां पर बेटा लॉसेस जो है वहां पर हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे इमीडिएटली, जहां पर वो क्या है, अगर एनआरवी के अंदर रिडक्शन हुई है करंट एसेट्स की, या इंपेयरमेंट लॉस है। ठीक है जी। और अगर बेटा मान लीजिए कि ज्वाइंट वेंचर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी फॉर्म में है, जैसे जैसे वो कह लीजिए एक जेसीई है, तो उस केस में क्या होता है, जो कंसोलिडेशन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है उसके अंदर ये प्रोविजन लगकर चलती है, ना कि वेंचरर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, वेंचरर जो है कि बुक्स के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा इन ट्रांजेक्शन से वो फुल रिकॉग्नाइज हम करके चलते थे। अब यहाँ पर पहले केस में क्या हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है, ये बेटा सीए फाइनल से उठाया हमने क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने क्या करा, एक परचेज करा था एसेट। ठीक है, इसकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू थी वो कितनी थी ज्वाइंट वेंचर की बुक्स के अंदर, 24 लाख रुपए की। अब यहाँ पर बेटा हम कैसे ट्रीट करके चलेंगे, बेटा यहाँ पर हम शेयर ऑफ लॉस को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करके चलेंगे, जो हमने ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज लिया। कब तक नहीं करेंगे, जब तक ये एसेट जो है वो बेच नहीं देते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, कर देते तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, अनलेस, हाँ यहाँ पर एक चीज है, प्रोवाइडेड क्या है, कि जो आपका एनआरवी रहने वाला है, या मैं ऐसा बोलूं क्योंकि एसेट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिकवरेबल अमाउंट, कि आपका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 24 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां पर इंपेयरमेंट के लिए टेस्टिंग हमें करनी पड़ सकती है। अगला बेटा जो आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, मैंने बेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है। बेटा ये क्वेश्चन जो है, ताकि आपका पूरा एस 1 एक बार रिकॉल हो जाए, उस पर्पस के लिए हमने दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं आपको दिया कि जे लिमिटेड जो है उसने एक राइट इशू करा। अब ऑफर डॉक्यूमेंट जो है मेंबर्स को उसने प्रोजेक्टेड करा कि सरप्लस होगा 40 करोड़ रुपए का। ड्राफ्ट रिजल्ट्स के दिखा रहे थे कि 10 करोड़ का डेफिसिट है। बोर्ड ने इन कंसल्टेशन विद एमडी जो है डिसाइड क्या करा, वैल्यू करेंगे ईयर एंड इन्वेंट्री को एट वर्क कॉस्ट इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात करी गई है, फिर कुछ की डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे एसएलएम बेसिस के ऊपर ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशन इन ग्रॉस ब्लॉक इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एज अ कॉन्सिक्वेंस कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है वो 27 करोड़ की जो है वो लोअर है, इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ 45 करोड़। ठीक है, हैड बीन प्रोवाइडेड द ओल्ड मेथड बीन फॉलोड, कह रहे हैं अगर पुराना मेथड फॉलो करके चलते, ठीक है, तो 45 करोड़ आता। अब डेप्रिसिएशन का चार्ज कितना हो गया, 27 करोड़ हो गया। चलो जी, उसके बाद क्या है, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंसेस टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन ऑफ 2% यूज टू बी मेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू, और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है यूज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन। अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम एक्सपेंसेस के लिए काउंटिंग करके चलेंगे
एज एंड व्हेन दे एक्चुअली इनकर्ड, और सेल कितनी थी 600 करोड़ की। और आखिरी बोला है प्रोविजन फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने आपको कहा था कि एज ए एमडी आपको ड्राफ्ट करने हैं नोट्स, तो बेटा यहाँ पर नोट्स अगर ड्राफ्ट करने के लिए बोले तो आपकी आंसर राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले आप लिख कर आओगे कि एज पर AS1 कि अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल फैक्ट है करंट पीरियड के अंदर, या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि उसका मटेरियल फैक्ट होगा लेटर पीरियड के अंदर, तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। इन केस अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल फैक्ट बेटा करंट पीरियड के अंदर है, तो जो भी अमाउंट है जिससे चेंज हुआ है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है, आपको वो डिस्क्लोज करनी होगी। टू द एक्सटेंट इट इज सस्टेनेबल, अगर वो आप नहीं निकाल सकते, नॉट सस्टेनेबल है, तब आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना होगा कि अमाउंट कैन नॉट बी सस्टेन। ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स बेटा आपके कैसे बनेंगे, पहले पॉइंट की अगर हम बात करके चले तो हम लिखेंगे कि भी ड्यूरिंग द ईयर जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो हमने किसके ऊपर करके चली है, वर्क कॉस्ट के ऊपर करके चली है। ठीक है। जबकि हम पहले क्या करके चलते थे, प्राइम कॉस्ट के ऊपर करके चलते थे। तो यहाँ पर हम लिख कर आएंगे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो करी जाती है वो कॉस्ट फॉर एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर करी जाती है। इस केस के अंदर हम कहेंगे कॉस्ट जो है वो क्या है, बीइंग लोअर, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट के ऊपर करके चल रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा है, मेथड जो है वो चेंज करा है, किससे, प्राइम कॉस्ट पे वर्क कॉस्ट पे गए हैं। ये क्यों करा गया है, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेंट्री है, ठीक है, वो 20 करोड़ से इंक्रीज होगा, और दूसरा प्रॉफिट भी हमारा 20 करोड़ से इंक्रीज होगा। ठीक है। अगला आपका आ गया डेप्रिसिएशन को लेकर। तो डेप्रिसिएशन के केस में भी देखो बेटा क्या हुआ है कि आपका कह रहे हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस जो चार्ज था डेप्रिसिएशन का 27 करोड़ इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ 45 करोड़ जो हम प्रोवाइड करके चलते हैं। कहेंगे आप यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते। ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा है, यहां पर भी हम वही लिखकर चलेंगे कि हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते कंपनी ने क्या करा, मेथड जो है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का वो चेंज कर दिया। कि पहले हम कैसे चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चल रहे थे। ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हम कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस की जगह अब हम किस पे आ गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ आ गए हैं। तो कह रहे हैं इस चेंज की वजह से क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी वो कितने पे चार्ज हो रही होगी, 27 करोड़ जो है पे चार्ज होगी, जो कि लोअर है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 18 करोड़ से अगला क्या था, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंसेस टिल द लास्ट ईयर, प्रोविजन ऑफ 2% ऑफ सेल यूज टू बी देयर। अब इस वाले केस में क्या कैसे लिख कर आओगे, कहेंगे देखो, अब यहां पर हम लिखेंगे कि भी क्योंकि हमने जो है प्रोडक्शन मेथड के अंदर इंप्रूवमेंट करी है, तो जो डिफेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई है। ठीक है। तो इस वजह से कंपनी जो है वो क्या कर रही है, प्रोविजन क्रिएट करके नहीं चल रही है एक्सपेंसेस के लिए, और एक्सपेंस को तब रिकॉग्नाइज करके चल रही है एज एन इनकम। तो अब इस चेंज के चलते 600 करोड़ रुपए की अगर मेरी सेल थी और 2% की हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे, तो अब हमें ये प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो 600 करोड़ का 2% यानी 12 करोड़, 12 करोड़ से आपको क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रोवाइड फॉर द परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल है टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। तो अब यहां पर क्या आता है, कह रहे हैं अगर कंपनी जो है, अब यहां पर हम लिखेंगे देखो, फॉल जो है वो क्या है, परमानेंट नेचर का है। तो आप AS13 को भी बेटा अगर यहाँ पे रिकॉल करके चलो, तो वहां पर भी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर कॉल अदर देन टेम्परेरी वाला है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलते हो, बेसिकली प्रोविजन आप क्रिएट करके चलते हो। तो जो प्रोविजन है वो आप क्रिएट करके चलोगे, तो प्रोविजन क्रिएट करने के चक्कर में आपका 10 करोड़ रुपीज से जो प्रॉफिट है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। देन बेटा अगले क्वेश्चन में आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक बार रीड कर लेना बच्चों, ये फाइल शेयर करी हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, XYZ लिमिटेड जो है वो एंगेज इन बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट्स। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट कंपनी जनरली रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, एक उनको बेस ऑयल चाहिए, दूसरा उनको एडिटिव्स चाहिए। ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है। फॉर बेस ऑयल प्रोक्योरमेंट कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर पर लीटर इज एज फॉलोज। ठीक है। कह रहे हैं हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी जो है उसको दो टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए, एक उनको चाहिए बेटा बेस ऑयल, दूसरा उनको क्या चाहिए, एडिटिव्स चाहिए। अब कह रहे हैं बेस ऑयल की प्रोक्योरमेंट के लिए जो मटेरियल कॉस्ट है बेस ऑयल की दैट इज 100 पर लीटर, कस्टम ड्यूटी लगती है 5%। बेटा कस्टम ड्यूटी जो है वो आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हो गया एक तरीके का, अगर नहीं पे करूंगा गुड्स मेरे तक नहीं पहुंचेंगे तो ऐड होना चाहिए। स्टोरेज टैंक रेंट दे रखा है 2 पर लीटर। ठीक है। कस्टम हाउस एजेंट चार्जेस हैं कितने के, 1 पर लीटर। देन आपको दिया हुआ है इनवर्ड फ्रेट, गुड्स जो है स्टोर से प्लांट तक लाने के लिए 3 पर लीटर। कह रहे कॉस्टिंग मैनेजर ने आपको इन्फॉर्म करा कि हमने 100 लीटर बेस ऑयल परचेज करा है फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज जो सिचुएटेड है सिंगापुर में।
ठीक है। बेस ऑयल जो है वो अराइव होता है पोर्ट के ऊपर, और गुड्स जो हैं हैव बीन ड्यूली अनलोडेड एंड ड्यू टू कोविड, लेकिन बेस ऑयल जो है इज स्टिल लाइंग इन द स्टोरेज टैंक्स एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, कह रहे हैं बेस ऑयल जो है स्टोरेज टैंक्स के अंदर ही है। कह रहे हैं अब यहाँ पर आपको सिस्टम मांग रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करके चलोगे। बेटा 100 लीटर आपने जो है बेस ऑयल लिया है, परचेज करा है, एक की कॉस्ट कितनी है 100, तो 100 इंटू 100 करूंगा तो ये आ जाएगा 10,000। इसके ऊपर आपकी कस्टम ड्यूटी लगेगी 5%, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर 10,000 का 5% हो जाएगा 500। जो आपकी स्टोरेज टैंक है बेटा उसको हम इस बार इंक्लूड करके चलेंगे। सर वैसे तो देखो स्टोरेज जो है वो हम इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हो गया एक्विजिशन रिलेटेड, तो मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 200। यहाँ पर बच्चा ये गलती कर सकता था कि स्टोरेज को इंक्लूड ना करता। देन कस्टम हाउस एजेंट के बेटा चार्जेस हैं वो भी इनकर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके गुड जो है आप पोर्ट से आगे लेके नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, इंक्लूड आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या दिया था, इनवर्ड फ्रेट का आपको दे रखा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गुड्स को स्टोर शोर से प्लांट पे ले जाने के लिए। ठीक है, अब उसने हमें ये तो बोल दिया था कि भी जो पोर्ट पे पहुंच चुके हुए हैं और स्टोरेज टैंक्स वहां अनलोड कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यार नीचे ये नहीं बोला कि हम उसको अपनी जगह पे लेके जा चुके हैं, रेदर ये बोल दिया कोविड 19 लॉकडाउन के चलते वो अभी भी स्टोरेज टैंक्स के अंदर ही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम ये जो है अब फ्रेट इनवर्ड को यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड करके नहीं चलेंगे, दिस वाज द पॉइंट। अब देखो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आता है, और जितनी भी कॉस्ट जो इनकर कर जाती है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन लाने के लिए वो आएगी आपकी। ठीक है, देन अगर कॉस्ट ऑफ परचेज की बात करके चले तो उसके अंदर बेटा आपका परचेज प्राइस आता था, इंपोर्ट ड्यूटीज आती थी, कोई भी अदर टैक्सेस आ जाते थे जो कि सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल नहीं है, यानी नॉन रिकवरेबल टैक्सेस। कोई भी आपके हैंडलिंग चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, बेटा वो सब आ जाते थे, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट ये सब आप माइनस करके चलते थे। अब इस केस के अंदर कस्टम ड्यूटी जो हो गया आपका, स्टोरेज टैक्स हो गया और सीएचए चार्जेस हो गया, ये सारे के सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। दो इनवर्ट फ्रेट भी क्या है बेटा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, लेकिन ये तभी इनकर होगा जब आप मूवमेंट होगी, अभी तो मूवमेंट ही नहीं हो रही ना कोविड 19 के चलते। तो गुड जो है अभी भी वहीं पर पड़े हुए हैं, शोर टैंक्स पे वहीं पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, दिस वाज द पॉइंट, क्योंकि अभी तक ये इनकर नहीं हुआ। देन बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के ऊपर एक सवाल है, आपको इन्वेस्टमेंट की डिटेल गिवन है। ठीक है बेटा, इस टाइप का एग्जांपल अगर आपको याद हो मैंने ना क्लास के अंदर आप लोगों से डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, जब हमने AS 13 के नोट्स पढ़े हुए हैं, इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस गिवन है, म्यूचुअल फंड्स गिवन है, PSU बॉन्ड्स गिवन है, कह रहे हैं कैटेगरी वाइज अगर कंसीडर करते हो और अगर स्क्रिप्ट वाइज कंसीडर करके चलते हो। ठीक है, और नीचे खुद ही कह रहे हैं कि एज्यूम कर लो कि इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है। बेटा देखो अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो हम जानते हैं कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे हम जाते हैं। अब क्योंकि वो कैटेगरी वाइज बोल रहा है तो कैटेगरी वाइज अगर बोलेगा तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर कॉस्ट का टोटल करूंगा या मार्केट प्राइस का टोटल करूंगा, यहाँ कॉस्ट का टोटल या मार्केट प्राइस का टोटल। और बेटा जो PSU बॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसको तो हम कॉस्ट के ऊपर लेकर चलेंगे, आप इन सब का टोटल करके चलोगे। हाँ नहीं बेटा, टोटल करके चलेंगे 55 + 34, नीचे से बेटा डायरेक्टली देख लेते हैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, 321 का बेटा इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल है 329.50, तो लोअर ले लेंगे। सेम चीज म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोअर ले लिया, यहां पर बेटा कॉस्ट के ऊपर ही लेकर चलोगे। अच्छा अगर वो कहता है कि आपको स्क्रिप्ट वाइज चलना है तो स्क्रिप्ट वाइज क्या करोगे बेटा, देना अब इंडिविजुअली देखना शुरू करोगे। यहाँ पर 55 आ जाएगा, यहाँ 31.20, यहाँ पर 67, यहाँ 48, यहाँ पर 88, यहाँ पर आपका 18.5, इनका टोटल कर देंगे। यहाँ पर आपका 46.10, 27, 12.90 विच एवर इज लोअर, और PSU बॉन्ड्स के अंदर बेटा कॉस्ट ही लेकर चलोगे, 14, 9 और 7 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहे हो, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू, और यहाँ पर क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है। बेटा उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कैन द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स बी ऑफसेट अगेंस्ट द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ PSU। अब बेटा देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जो आपकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेप्रिसिएशन है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेटा अगर यहाँ पे देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल अगर आप कर रहे हो, बेटा म्यूचुअल फंड्स आपके गिरे हुए हैं। ठीक है, जरा यहाँ ध्यान दो, म्यूचुअल फंड्स जो है वो कितने के हैं, 88 के, 93.55 से 88 रह गए हैं। और लेकिन इक्विटी की वैल्यू भी बढ़ी हुई है और PSU बॉन्ड्स की वैल्यू भी बढ़ी हुई है, तो वो कह रहा है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेप्रिसिएशन है, गिरावट, ठीक है, 5.55 जो भी ये वैल्यू आ रही है, कह रहे हैं क्या आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द अदर, तो आंसर है नो।
बेटा इंटर कैटेगरी एडजस्टमेंट जो होती है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर है वो नहीं करी जा सकती। तो आप जो डेप्रिसिएशन हुई है यहाँ पर, आप उसको ऑफसेट नहीं कर सकते जो इक्विटी और आपके पीएसयू बॉन्ड्स के अंदर क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देन बेटा आपका AS 28 का एक क्वेश्चन है। बेटा इस क्वेश्चन को मैं अभी कंसीडर करके चलूंगा, AS 28 के वीडियो के अंदर कंसीडर करके चलेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम। AS 27 का बेटा एक और क्वेश्चन क्विकली देख लेंगे। बेटा ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट करा गया जो हमने क्लास के अंदर कवर करा हुआ है थ्योरेटिकली। ठीक है, चलो क्या कहता है वो, वी लिमिटेड हैज 40%। बेटा आपको देखो AS 27 के अंदर अगर क्वेश्चन बन सकता है तो या तो ये क्वेश्चन या ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया उस टाइप का पूछा जा सकता है, एंड दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एज वेल, तो ये कर लेना ये। V Limited has 40% share in joint venture with S Limited. V Limited sold a machinery of 200 lakhs and for 240 lakhs. बेटा 200 लाख रुपए की मशीनरी रिटर्न वैल्यू जो है वो कितने में बेच दी, 240 में बेच दी। कह रहे हैं आप कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलोगे, हाउ मच प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए वी लिमिटेड को इन द बुक्स इन केस द ज्वाइंट वेंचर जो है वो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, अगर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट है, अगर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है। कह रहे हो अगर आपका आंसर क्या डिफरेंट होता, अगर वी लिमिटेड ने सोल्ड करी होती है मशीनरी ज्वाइंट वेंचर को ही अगर बेची होती, तो क्या आपका डिफरेंट आंसर जो है वो डिफरेंट होता। चलिए बेटा स्टार्ट करके चलते हैं। बेटा सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करके चलें, ठीक है, अगर देखो मशीनरी जो है वो बेची है किसके बिहाफ पे, ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ पे, अगर देखो मशीनरी अगर बेची है तो बेटा उस केस के अंदर तो जो है आपका वी लिमिटेड जो होगा वो 40% जो है शेयर रिकॉग्नाइज करके चलेगा। ठीक है, 240 लाख रुपए में आपने बेचा, 200 लाख रुपए की आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू थी, तो बचा कितना, 40 लाख। मीन्स आपका 40 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल है। इस 40 लाख रुपए का कितना, 40%, 16 लाख रुपए जो है बेटा वो वी लिमिटेड का क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वी लिमिटेड का बच्चे शेयर हो जाएगा। चलिए इस पर बेटा आगे बढ़ेंगे। अब अब उसने सेकंड पूछा था कि अगर आपने वी लिमिटेड ने ये एसेट अगर ज्वाइंट वेंचर को बेचा होता, अगर बेटा देखो वी लिमिटेड ने ये एसेट अगर ज्वाइंट वेंचर को बेचा होता ना, तो उस केस के अंदर तो जो वेंचरर है उसको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर आपका ये ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन होगा या ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट होगा। तो उस केस में आपका जो वेंचरर है, ठीक है, बेसिकली वो प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करके चलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ अदर वेंचरर इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर 240 माइनस 200, 40 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। हमारा इंटरेस्ट 40% था, अगर हमारा इंटरेस्ट 40% था तो इसका 60% यानी 24 लाख रुपीज जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। लेकिन कहते हैं कि अगर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होता तो उस केस में बेटा जो वी लिमिटेड होगा वो क्या करके चलेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करके चलेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटा वो सिर्फ उतना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करके चलेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, जो रिमेनिंग वाला होगा सिर्फ उतना रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। ठीक है, एक बार बेटा दोबारा से सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मशीनरी जो है वो वी लिमिटेड ने बेची है ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ पे, ठीक है, तो उस केस में वो सीधा सीधा बस 40% अपना प्रॉफिट जो है वो आपका हो जाएगा, जो रिकॉग्नाइज वो करके चलेगा, नहीं जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा दैट विल बी 40%। राइट, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मशीनरी जो है, देखो अगर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है या ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट है, इन दोनों ही केस के अंदर जो भी वेंचरर रहेगा वो प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करके चलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ द अदर वेंचरर इंटरेस्ट, दूसरे वेंचरर का जितना इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट 40% है, दूसरे वेंचरर का इंटरेस्ट 60% है, तो हम 60% रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। लेकिन अगर बेटा ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं तो उस केस में हम पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। ठीक है, और पूरा प्रॉफिट कितना, 40 लाख रुपीज का अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन कंसोलिडेटेड के अंदर बेटा क्या होगा, 60% जो है वो रिकॉग्नाइज होकर चलेगा। ठीक है, आंसर बेटा एक बार इसका पढ़ लेंगे, देख लेंगे। बेटा अब मैंने इसके अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अदर देन AS 25 एंड अदर देन AS 26, तो AS सॉरी 28, AS 25 और 28 का क्वेश्चन बेटा उनकी रिस्पेक्टिव वीडियोस के अंदर आ जाएगा।